हेलो गाइस, आप लोगों का एक बार फिर ओनली यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सौरभ और आपके लिए एक बार फिर करेंट अफेयर्स के सेशन के साथ उपस्थित हूं। ये करेंट अफेयर्स के सेशन आपको रेगुलरली शाम के 5 बजे मिल जाते हैं इसी प्लेटफॉर्म पे, जबकि जीएस के सेशन सवेरे 11 बजे आपको इसी चैनल पे उपलब्ध कराए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ओनली यूपीएससी की तरफ से ये फ्री इनिशिएटिव आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपको इन क्लासेस के पीडीएफ चाहिए तो आप ओनली यूपीएससी के इस टेलीग्राम चैनल पे इसे प्राप्त कर सकते हैं। आप ज़रूर जुड़ें इस टेलीग्राम चैनल से भी और वहाँ से इन सारे लेक्चरों के पीडीएफ्स प्राप्त करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की तरफ। हम आज 19 और 20 अप्रैल के करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। तो ये पहला न्यूज़ है बिल्किस बानो केस के बारे में। तो इस न्यूज़ के बारे में थोड़ी चर्चा हम लोग इसके पहले भी कर चुके हैं। तो ये न्यूज़ है बिल्किस बानो के बारे में। बिल्किस बानो केस आपको पता होगा, ये 2002 के गैंग रेप केस के बारे में है ये न्यूज़। तो ये कुछ दिनों से चर्चा में है ये न्यूज़, क्योंकि इस केस के 11 अपराधियों की सज़ा को कम कर दिया गया था एक गुजरात के गवर्नर के द्वारा। तो गुजरात के गवर्नर, किसी भी स्टेट के गवर्नर के पास एक शक्ति होती है जिसे क्षमादान शक्ति कहा जाता है। वो क्षमादान शक्ति उनको दिया जाता है कितने आर्टिकल के द्वारा, तो आपको पता होना चाहिए। ये आर्टिकल 161 अनुच्छेद 161 का उपयोग करते हुए गुजरात के गवर्नर ने ये इस शक्ति का उपयोग किया और इन 11 जो कन्विक्ट्स थे, 11 जो अपराधी साबित हो चुके थे, लाइफ टाइम की सज़ा काट रहे थे, इनकी सज़ा को कम कर दिया गया और इनको छोड़ दिया गया था। तो इसके खिलाफ फिर से बिल्किस बानो ने रिव्यू पिटीशन किया, मतलब फिर से ये आदेश की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से आग्रह की और सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया केंद्र सरकार और गुजरात सरकार को कि आप लोग रेलेवेंट फाइल, जो भी ज़रूरी दस्तावेज हैं, उनको ले करके हाजिर हों कोर्ट में और बताएं कि ये जो क्षमादान शक्ति का प्रयोग किया गया है ये किस आधार पे किया गया है। तो ये फैसला ये आदेश इन्होंने 27 तारीख को सुनाया था, 27 मार्च को। फिर 18 मार्च को ये गुजरात सरकार और केंद्रीय सरकार ने फिर से सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि आप जो 27 तारीख को, जो पिछली बार जो आपने डॉक्यूमेंट मांगा था, डॉक्यूमेंट मांगने का जो आदेश दिया था, उसको आप फिर से रिव्यू करें, आप फिर से उस आदेश को देखें और हमें प्रिविलेज प्रदान करें। कैसी प्रिविलेज? तो इन्हें इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने से राहत दे दें, ऐसा इनका रिक्वेस्ट आया 18 तारीख को केंद्रीय सरकार की और गुजरात सरकार की तरफ से। ऐसा कहा गया कि हम ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते, तो आप इससे हमें रियायत दे दें, हम ये डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उन्होंने उनसे पूछा कि आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी सरकार, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करना चाहती है, डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने रखना नहीं चाहती है। तो ये बिल्कुल ही गलत है। आपको डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना होगा। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो उसके भी कुछ कारण बताएं कि आप ऐसा क्यों नहीं करना चाहते हैं। ये न्यूज़ अभी फर्दर प्रोग्रेस में रहेगा, क्योंकि 2 तारीख को फिर से इस केस की सुनवाई होगी और 2 तारीख को फैसला किया जाएगा, 2 मई को फैसला किया जाएगा कि इस केस को कैसे फिर आगे प्रोसीड करना है। तो ये न्यूज़ इन प्रोग्रेस है। तो इसके आगे जो भी इसका अपडेट आएगा हम उसे अगले कुछ दिनों में चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। तो आपको पता है ये पाकिस्तान की न्यूज़ है। ये पाकिस्तान में आपको पता होना चाहिए कि एक एक्ट है, एक कानून है जिसे कहा जाता है ब्लास्फेमी कानून। तो ब्लास्फेमी क्या होता है? ब्लास्फेमी का हिंदी में अनुवाद होता है ईश निंदा। ईश निंदा क्या होता है? जब भी आप किसी भी भगवान को अगर आप बुराई करते हैं, आप उनके खिलाफ कुछ भी ऐसा बोलते हैं जिससे रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होता है, उस तरह के एक्टिविटी को ब्लास्फेमी एक्ट के थ्रू पनिश किया जाता है। तो ये ब्लास्फेमी एक्ट पाकिस्तान में बहुत प्रचलित है। ऐसा कानून भारत में नहीं है। तो वहाँ क्या हुआ कि एक चाइनीज़ ऑफिशियल थे, एक चाइनीज़ इंजीनियर या मैनेजर थे, जो कि सीपैक प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, आपको पता होगा।
तो वो चूँकि मैनेजर या इंजीनियर हैं, तो उन्होंने लोगों से अपील की, लोगों को समझाया कि आप लोग काम जल्दी-जल्दी करें क्योंकि बहुत धीरे काम हो रहा है। तो लेकिन वहाँ के जो नागरिक थे पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि अभी रमज़ान का महीना है तो हम लोग इतना ही काम कर सकते हैं, या ऐसा कुछ हुआ इंसिडेंट। तो उन्होंने इसके ऊपर आपत्ति जताई कि नहीं, आपको तो काम करना ही पड़ेगा क्योंकि काम बहुत धीरे हो रहा है। तो इस वजह से दोनों में झड़प हुई और पूरे वहाँ के जो भी यूनिट के जितने भी वर्कर थे, वो लोग उनके खिलाफ नारा लगाने लगे और उन पे ब्लास्फेमी करने का, ईश निंदा करने का उन पे आरोप लगा दिया और उनके खिलाफ ये केस बन गया। तो इस केस के कारण उनको अभी चाइनीज़ ऑफिशियल को जेल में रखा गया है। जब तक ये ट्रायल हो ना जाए तब तक उनको जेल में रखना पड़ेगा। देखते हैं इसके आगे क्या, इसके बारे में भी आगे न्यूज़ आएगा जब इनका ट्रायल कंप्लीट होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये न्यूज़ है और इस न्यूज़ में बताया गया है कि भारत के खिलाफ WTO में एक फैसला सुनाया गया, जिसमें बताया गया कि भारत जो IT प्रोडक्ट्स जितने होते हैं, मतलब फ़ोन या कंप्यूटर या टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड जितने प्रोडक्ट्स होते हैं, उस पे इंडिया टैरिफ इम्पोज करता है, टैरिफ लगाता है। टैरिफ लगाने का क्या मतलब है? अगर कोई कंट्री जैसे चाइना, USA, जर्मनी, कोई भी कंट्री, ये सब कंट्री अगर इंडिया में सामान कोई बेचना चाहते हैं तो इंडिया इनके सामान पे एक एडिशनल टैरिफ लगा देता है। तो ये टैरिफ लगाने से क्या, इनका सामान महंगा हो जाता है। तो इनका सामान जब महंगा हो जाता है तो इंडिया के जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं, इंडिया में कोई कंपनी है XYZ, ये कंपनी जब कोई प्रोडक्ट बनाती है, मार्केट में लाती है, तो इनका सामान ज़्यादा कॉम्पिटिटिव दाम पे बिकता है, मार्केट में लोग खरीद पाते हैं। अगर इस पर टैरिफ ना लगाया जाए तो इनका सामान बहुत सस्ता मिलने लगेगा, बाहर के कंट्रीज़ का सामान बहुत सस्ता मिलने लगेगा। इससे यहाँ के जो लोकल मैन्युफैक्चरर होंगे उनका सामान बिकना बंद हो जाएगा, इनकी कंपनी बंद हो जाएगी। तो अपने लोकल मैन्युफैक्चरर को, लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए ये टैरिफ इम्पोज किया जाता है। तो इस टैरिफ को लेकर के यूरोपियन यूनियन, जापान और ताइवान ने WTO में एक केस फाइल किया था 2019 के वर्ष में कि ये जो भारत का ये नियम है टैरिफ लगाने का, ये हमारे बिज़नेस को हर्ट करता है, ये इंटरनेशनल बिज़नेस के लिए सही मूव नहीं है। तो इसको लेकर के भारत ने फिर बोला है कि ये WTO का ये जो रूलिंग आया है, ये जो आदेश आया है कि जो ये टैरिफ लगाना, भारत का टैरिफ लगाना इन प्रोडक्ट्स पे गलत है, इसके खिलाफ भारत फिर से अपील करेगा। ठीक है, तो इसके बारे में फर्दर जब भी न्यूज़ आएगी आपको अपडेट किया जाएगा। फिर है इंडिया चाइना जो तेल खरीद रहे हैं रशियन से, इनके बारे में ये न्यूज़ है। तो इसमें बताया गया है कि इंडिया मोर देन 70% सप्लाई यूराल ग्रेड का खरीद रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि यूराल ग्रेड क्या होता है। तो यूराल ग्रेड कुछ नहीं है, जो आपको पता है यूराल नाम का एक पर्वत श्रृंखला है रसिया में। तो ये रसिया के तेल का जो नाम, मतलब रसिया के तेल को एक नाम दे दिया गया कि वहाँ से निकलने, यूराल के माउंटेन के क्षेत्रों से जो भी निकलने वाले तेल होंगे उनको यूराल ग्रेड ऑयल बोला जाएगा। तो यूराल ग्रेड जब भी बात होती है मतलब कि रसियन ऑयल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आप बेसिकली इससे यही समझिए। तो हम रसियन ऑयल की बात कर रहे हैं। तो इसका कहना है कि 70% अभी जितना यूरल रीजन में जो भी तेल बन रहे हैं उनका 70% भारत खरीद रहा है और चाइना 20% के लगभग खरीद रहा है। और ये ट्रेडिंग वेस्टर्न प्राइस कैप जो $60 पर बैरल लगाया गया था, इसके बावजूद हो रहा है। तो G7 कंट्रीज़ ने जो भी प्राइस कैप लगाया था, ये इंडिया और चाइना ने मानने से इनकार कर दिया है। 20 अप्रैल का जो न्यूज़ आया है, इसमें बताया गया है कि इंडिया का पॉपुलेशन 2023 के मिड में, मतलब 2023 साल के मध्य में, यानी कि अप्रैल मई जून के आसपास, ये चाइना को क्रॉस कर जाएगा। ऐसा रिपोर्ट आया है UN के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। तो इंडिया का पॉपुलेशन कितना हो जाएगा? ये लगभग 1428 मिलियन हो जाएगा, जबकि चाइना की पॉपुलेशन 1425 मिलियन ही है। तो ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि इंडिया का पॉपुलेशन वर्ल्ड में हाईएस्ट हो जाएगा 2023 के मिड में। ऐसे तो बोला गया था कि एस्टिमेट किया गया था कि इंडिया 2030 तक सबसे पॉपुलस कंट्री बनेगा, लेकिन UN का कहना है कि 2023 के मिड में ही ऐसा हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट एक जारी किया जाता है किसके द्वारा? तो UN पॉपुलेशन फंड के द्वारा, UN पॉपुलेशन फंड, UNFPO, इसके बारे में।
तो आपको तो ये न्यूज़ है बैट के बारे में, चमगादड़ के बारे में। चमगादड़ आप जानते हैं कि रात्रि में विचरण करने वाला प्राणी है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है नॉकटर्नल नेचर का प्राणी, यानी कि निशाचर प्रवृत्ति का प्राणी। तो इससे लोग बहुत डरते हैं। इसके डरने का कारण ये है कि बहुत सारे इसके बारे में मिथ फैलाए गए हैं, बहुत सारे भ्रांतियाँ इनके बारे में फैला दी गई हैं। एक इंस्टीट्यूट है केरल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, KFRI, ठीक है। इस इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर्स डायरेक्टर्स ने एक कैंपेन लॉन्च किया है, सोशल मीडिया कैंपेन, जिसका नाम रखा गया है बैट फॉर बैट्स, ठीक है, बैट्स फॉर बैट, यानी कि चमगादड़ के लिए ये बैटिंग करेंगे, चमगादड़ के लिए ये चमगादड़ को सपोर्ट करेंगे। इनके लिए एक कैंपेन चालू किया गया है। इस कैंपेन के तहत ये लोगों को रिमाइंड कराएंगे कि जो ये चमगादड़ हैं ये लोगों के डेली लाइफ में कितना इनका इम्पॉर्टेंट रोल है। तो इसके बारे में इस कैंपेन के थ्रू बताया जाएगा। इस स्टडी में बताया गया कि कुछ बैट होते हैं जो इंसेक्टोवोरस होते हैं, मतलब कीड़े मकोड़े खाने वाले, कीट भक्षक जिसको बोलते हैं, कीट भक्षक जो चमगादड़ होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि वो हमारी उंगलियों के साइज़ के होते हैं, इतने छोटे। और वो कीड़े मकोड़े खाते हैं लगभग 1400 स्मॉल इंसेक्ट वो खा जाते हैं 1 घंटे में, मतलब बहुत तेज़ी से खाते हैं। 1400 छोटे छोटे कीड़े मकोड़े वो 1 घंटे में खा जाते हैं। तो इनके खाने से क्या होता है कि जो खेतों में जो कीड़े मकोड़े लगने वाले होते हैं उनको ये पहले ही खा जाते हैं। तो इससे हमारा बहुत सारा बिलियन ऑफ डॉलर्स ये बचा सकते हैं। तो इनका जो हैबिटेट लॉस हो रहा है, लोग जंगल काट रहे हैं या पेड़ पौधे जहाँ ये रहते हैं उनको भगा दे रहे हैं, तो इनका जितना भी हैबिटेट लॉस हो रहा है या इनका पोचिंग होता है, इनका शिकार किया जाता है, या पॉल्यूशन के कारण भी ये लोग मर जाते हैं। ये क्लाइमेट चेंज अब आजकल हो रहा है उसके कारण भी मर जाते हैं। अभी गर्मी बढ़ती जा रही है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो ये सब वजह से इनकी संख्या लगातार तेज़ी से गिरती जा रही है, और ये मानव जाति के लिए भी बहुत अच्छी बात नहीं है। इनकी संख्या तो घट रही है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में हम देखेंगे तो इन कीड़े मकोड़ों को खाने वाली एक प्राणी, एक स्पेसीज़ ख़त्म हो जाएगी ना। तो ये कीड़े मकोड़ों को खाने वाली एक स्पेसीज़ ख़त्म होगी तो अंततः हमें तो लास्ट में क्या होगा कि हमारी जो खेतों में फसलें हैं वो भी तो कीड़े मकोड़ों द्वारा बर्बाद की जाएगी। तो ये सब परेशानी भविष्य में होने वाली है, इसीलिए हमें इन बैट्स की सुरक्षा करनी बहुत ज़रूरी है, इन बैट्स को बचाना ज़रूरी है। ये तो बात हो गई इंसेक्टोवोरस बैट की, यानी कि कीट भक्षक चमगादड़ की। लेकिन इसके अलावा एक फ्रूट बैट भी होता है, यानी कि फल खाने वाले बैट्स भी होते हैं। इनकी संख्या और घट गई है। इनकी संख्या इतनी घट गई है कि इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं। IUCN जो लिस्ट है, रेड लिस्ट, उसमें इनको इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है। तो इनको बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट भी चालू किया गया है जिसका नाम है इंडियन फ्रूट बैट प्रोजेक्ट, जो कि जून 2022 में लॉन्च किया गया था। तो इस प्रोग्राम के तहत इस फ्रूट बैट को बचाने की कोशिश की जा रही है। तो बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ और देखते हैं। ये न्यूज़ है क्वांटम मिशन के बारे में। तो ये जो मिशन है नेशनल क्वांटम मिशन जो मिशन है, इसमें ये फंड यूज किया जाएगा डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। तो क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होगा, और इसके साथ साथ और भी जो भी एसोसिएटेड एप्लीकेशंस हैं उनका भी डेवलपमेंट इस फंड के थ्रू किया जाएगा, जो कि नेशनल क्वांटम मिशन के तहत जारी किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि नेशनल क्वांटम जो मिशन है, इसमें भारत का जो लक्ष्य है कि हम लोग एक ऐसा सैटेलाइट विकसित करें जो कि इस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हो, क्वांटम कम्युनिकेशन पे बेस्ड हो। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है, उसको ज़्यादा सुरक्षित, ज़्यादा सुदृढ़ बनाने के लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि 6 और कंट्री हैं इसके अलावा जो इस कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें से चाइना भी बहुत आगे जा चुका है। चाइना ने तो एक सैटेलाइट भी लॉन्च कर दिया है जो इस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। आने वाले समय में क्वांटम मिशन से रिलेटेड हम लोग बहुत सारे न्यूज़ पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अब भारत में विकसित होना शुरू हो जाएगी, तो इसके बारे में चर्चा भी होती रहेगी। तो जो भी अपडेट आएगा फर्दर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। ये न्यूज़ है FSSAI के बारे में। FSSAI क्या है? फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो FSSAI ने कहा है अब ज़रूरत है एनर्जी शॉर्ट को रेगुलेट करने की। एनर्जी शॉर्ट क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा कि हॉर्लिक्स, कम्प्लान, ये सब जो बच्चों को दिया जाता है दूध में मिला करके, खास करके ये सब के बारे में बात की गई है। तो जितने भी एनर्जी ड्रिंक्स, एनर्जी शॉट्स होते हैं, इन सब
प्रोडक्ट्स को रेगुलेट करने की बहुत आवश्यकता है, ऐसा एफएसएसआई ने कहा है। तो एफएसएसआई को ऐसा क्यों कहना पड़ा? क्योंकि अभी एक इंसिडेंट हुआ था सोशल मीडिया पे, जिसके कारण एफएसएसआई पे थोड़ा प्रेशर बन गया, पब्लिक प्रेशर बन गया। इसके कारण ये न्यूज़ चर्चा में एक ब्लॉगर के कारण आई, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के थ्रू आई। इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का जो हैंडल था @foodfarmer, इस नाम से ये फेमस है। एक वीडियो इन्होंने बनाया था, इसमें बताया गया था कि बॉर्नवीटा जो है वो अपने पैकेट्स पे जितनी बातें लिखता है वो सारी बातें सच नहीं हैं। जैसे कि इसमें बहुत हाई शुगर कंटेंट यूज किया जाता है। तो हाई शुगर कंटेंट यूज करने के कारण ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ड्रिंक नहीं है, लेकिन ये लोग बताते हैं कि इनका जो ड्रिंक है बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। तो इन सब के कारण ये वीडियो बहुत वायरल हो गया। तो ये जो वीडियो बनाया गया, इसके कारण बॉर्नवीटा को काफ़ी लॉस हुआ और ये इन्होंने एक फॉर्मल कंप्लेंट डाली डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में इस ब्लॉगर के खिलाफ, इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के खिलाफ, कि ये जो वीडियो बनाया है इन्होंने ये काफ़ी ये अफवाह वाला वीडियो है, भ्रामक वीडियो है। हम लोग सभी स्टैंडर्ड को, जितने भारतीय स्टैंडर्ड हैं सभी को हम लोग प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरह का वीडियो बना करके हम पे आरोप लगाना एक तरह से बिल्कुल ही गलत है, हमारे मार्केट को ख़राब किया जा रहा है। ये हेल्दी कंपटीशन के लिए, ये हेल्दी मार्केट के लिए ये अच्छा नहीं है। तो ऐसा करके इन्होंने एक कंप्लेंट डाली डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में। तो अब इस ब्लॉगर को फिर बाद में ये वीडियो डिलीट करना पड़ा और लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पे एक बार जो वीडियो वायरल हो जाती है वो किसी न किसी के पास तो रह जाती है। तो ये वीडियो अभी भी सर्कुलेट हो रहा है। तो एफएसएसआई के पास अब न्यूज़ गई कि ये जो वायरल वीडियो है इसके कारण लोग भी अवेयर हो रहे हैं कि इस तरह का जो पैकेज्ड फूड है जिस पे एफएसएसआई का टैग किया हुआ रहता है, एक मार्क लगाया हुआ रहता है कि ये बच्चों के लिए सुरक्षित है, लेकिन ये क्या वाकई बच्चों के लिए सुरक्षित है? तो एफएसएसआई ने कहा है कि हमें इसे रेगुलेट करने की ज़रूरत है, हम लोग इसे रेगुलेट करेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एफएसएसआई ने इसके पहले कुछ भी नहीं किया है। एफएसएसआई ने एक रूल लाया था, रेगुलेशन लाया था, जिसको बोला जाता था लेवलिंग ऑन फ्रंट, जिसमें क्या किया जाता था, फ्रंट ऑफ पैक लेवलिंग किया जाता था। मतलब इसमें क्या होता है कि पैकेट के आगे में ही एक बॉक्स बना करके उसमें लिखा जाता था कि इस प्रोडक्ट में कितने शुगर कंटेंट हैं। ऐसे बॉक्स बना हुआ रहता था, इसमें लिखा हुआ रहता था कितना शुगर है, कितना फैट है, कितना कार्बोहाइड्रेट्स है, मतलब कुल मिला के कितना हेल्दी है और अनहेल्दी है, आपको इस पैकेट पे ये मार्क से पता लग जाता था। तो ये इस तरह का लेबलिंग इन्होंने पहले भी बनाया है। इसको बोला जाता था HFSS, मतलब हाई इन फैट, शुगर एंड सॉल्ट, इस तरह का इंडिकेशन होता था। और ये इंडिकेशन से लोग निर्णय कर पाते थे कि इस तरह का प्रोडक्ट हमें अपने लिए ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। लेकिन फिर भी ये काफ़ी कारगर नहीं रहा, लोग फिर भी इस चीज़ों को आसानी से नहीं समझ पाते थे खरीदते के समय। तो इसने फिर से सितंबर 2022 में फिर से डिसाइड किया कि इस एक नया तरह का रेटिंग, एक लेबलिंग लाया जाए, जिसे कहा गया INR, इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग। तो पहले लाया गया था फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग, यानी कि FOPL, ये लाया गया था। फिर बाद में लाया गया INR। INR में क्या होता था, इसमें स्टार रेटिंग दिया जाता था, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, कितना हेल्दी है। तो बहुत ज़्यादा हेल्दी है तो 5 स्टार दिया जाएगा, अगर कम हेल्दी है तो स्टार की संख्या कम हो जाती थी। तो इस तरह से ये INR रेटिंग दिया जाता था, जिसमें हेल्दी और कम हेल्दी का पता चलता था। लेकिन अब इसके अलावा भी अब FSSAI को और भी कुछ क्या रेगुलेशन करना पड़ेगा। अब जो भी नया रेगुलेशन आएगा उसके बारे में आपको भविष्य में बताया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी न्यूज़ की तरफ। तो ये जो न्यूज़ है, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि वो चाइना को 1 लाख मंकी एक्सपोर्ट करेंगे। कौन सा मंकी? तो इस श्रीलंकन टोके मकाऊ, इस मंकी का नाम है टोके मकाऊ। तो ये जो टोके मकाऊ मंकी है, ये कैसा कलर का होता है? तो गोल्डन कलर का होता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये जो टोके मकाऊ मंकी है, श्रीलंकन गवर्नमेंट का कहना है कि इसकी संख्या काफ़ी बढ़ गई है और ये बहुत सारे फसलों को नष्ट कर देते हैं। इस नष्ट करने के कारण यहाँ क्रॉप का मतलब क्वांटिटी घट जाता है। इससे श्रीलंका के फार्मर्स को बहुत हानि होती है, ऐसा इसका कहना है। इसीलिए ये श्रीलंका जो गवर्नमेंट है, ये 1 लाख मंकी को एक्सपोर्ट करने की सोच रही है चाइना को। लेकिन ये जो नोटिस आया है, इसके खिलाफ यहाँ के कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे कि
रेयर रेयर नाम का, यानी कि रैली फॉर एनिमल राइट्स एंड इन्वायरमेंट, ऐसा नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके कुछ एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने बताया कि ये जो डेटा दिया जा रहा है श्रीलंका की तरफ से, ये गलत है। इनका कहना है कि श्रीलंका में इतना संख्या में है नहीं, ये मंकी इतनी संख्या में नहीं पाए जाते हैं कि लोगों को इतना परेशान होना पड़े, इतना डैमेज कर सकें। इनके द्वारा बताया गया कि 1977 में एक ये हुआ था, काउंटिंग हुआ था, जिसमें बताया गया था कि इस मंकी की संख्या लगभग 6 लाख है 1977 में। उसके बाद अब तक 50 से 70% इसकी संख्या घट गई है। तो क्यों घट गई है? इनका तर्क था कि एक तो मंकी का पॉपुलेशन घटने का कारण था कि इनका नेचुरल है जो हैबिटेट है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। मतलब बहुत सारे जंगल, ये जंगलों में रहते हैं, इनके जंगल काट दिए गए हैं। और भी इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ हुई, जैसे पॉल्यूशन हुआ, इनको और भी बहुत सारे पोचिंग होता है, इनको पकड़ के मारा जाता है, इनका शिकार किया जाता है। इन सब वजह से इनकी संख्या काफ़ी घट गई है ऑलरेडी। तो इनका अनुमान है कि लगभग 3 लाख ही तकाऊ मंकी अभी श्रीलंका में हैं, और ये इंडेंजर्ड स्पेसीज़ के IUCN के रेड लिस्ट के हिसाब से इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ चुके हैं। लेकिन श्रीलंका बोलती है, श्रीलंकन गवर्नमेंट बोलती है कि इसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है और इसकी वजह से हम इसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो ये हमारे फसलों को बर्बाद करेंगे, हमारे किसानों को परेशान करेंगे, ऐसा सरकार का कहना है। तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। अभी फ़िलहाल तो ये एक्टिविस्ट हैं, इनका डर है कि ये टोकू मकाओ को जो एक्सपोर्ट किया जाएगा, इनको कहीं चाइनीज़ लेबोरेटरी में इन पे टेस्टिंग ना किया जाए, इनका ये भी कंसर्न है। इसके बारे में और जो भी न्यूज़ आएगी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको करंट अफेयर्स आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा, और इसी तरह आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। तब मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।